नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक है वह है टॉपिक क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न तो बहुत कॉमन टॉपिक है जिसको आप जानते भी हो। सबसे पहला इसमें आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, फिर आएगा आपका इंटर क्रॉपिंग, फिर आएगा आपका क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक क्रॉप्स को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर दिया है एट अ सेम टाइम एट अ सेम प्लेस। ठीक है, तो उसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे ट्रेड में चलता है हमारे यहाँ वीट और मस्टर्ड, गेहूं के साथ साथ ना हम जो है सरसों लगाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये क्या आता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में आता है, क्योंकि गेहूं की जो न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो अलग है और जो मस्टर्ड की न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो अलग है। तो ये क्या करते हैं, दोनों जो है सॉइल से अपनी अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं एट अ सेम टाइम। तो इसलिए जो है ये मिक्स्ड क्रॉपिंग में आपका सबसे बेस्ट जो है तरीका है या बेस्ट सिस्टम है जिसको हम यूटिलाइज करके एक ही समय में दो दो क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखा है ग्राउंड नट और सनफ्लावर का। ठीक है, तो ये दोनों को भी आप आराम से लगा सकते हो और मिक्स्ड क्रॉपिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। एक और एग्जांपल बच्चे जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग का है वो है ग्राउंड नट और सनफ्लावर का। ठीक है, ये दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, एक साथ जो है आपको ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, सेम फील्ड पे सेम टाइम पे। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक क्रॉप्स को सेम टाइम पे सेम फील्ड में हम ग्रो करा सकते हैं, तो उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब ये होता है ना कि जैसे एक क्रॉप लगाया, उसके बाद फिर हमने दूसरा क्रॉप लगाया, फिर सेम क्रॉप, फिर चेंज क्रॉप, इस तरीके से अल्टरनेट करके हम क्या कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इंटर क्रॉपिंग। तो इंटर क्रॉपिंग में क्या बेनिफिट मिलता है कि आप एक ही समय में दो क्रॉप्स तो लगा सकते हो। जैसे सोयाबीन लगा लिया एक रो में, फिर उसके दूसरे रो में मेज लगा लो, फिर सोयाबीन, फिर मेज, फिर सोयाबीन, फिर मेज। इस तरीके से करने से क्या होता है, ये रेसिस्टेंट पावर इसके बढ़ जाती है। जैसे कोई इंसेक्ट है, कोई रिपेलेंट है, कोई भी जो पेस्ट है वो क्या कर रहा है, अगर सोयाबीन उसको पसंद है तो एक रो में अगर सोयाबीन को कंज्यूम करके खत्म भी कर दिया, सेकंड रो में क्या मिलेगा उसको, मेज। तो मेज के ऊपर उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, जिसके कारण हमारा आगे का जो पोर्शन है, पोजीशन है, वो बच जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंटर क्रॉपिंग को यूटिलाइज करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा इस समय भी। इसमें एग्जाम्पल में भी मैंने दे रखा है सोयाबीन और मेज का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन जो होता है पूरे सीजन भर में होता है, यानी कि एक ही समय या एक आध महीने के अंदर नहीं। क्रॉप रोटेशन जनरली क्या होता है, सीजन भर। सीजन का मतलब हम जैसे हमारे इंडिया में चलता है ना, यूपी में भी चलता है। क्या चलता है कि जो आपका रेनी सीजन होता है वहां पे आपको धान लग जाता है, राइस, और वही विंटर जो आपका या कह लो या समर सीजन कह लो आपका, जो उसमें लगता है वो वीट लग जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से क्रॉप को हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। इससे क्या होता है, जब क्रॉप रोटेशन होता है तो उसका न्यूट्रिएंट फुलफिल हो जाता है 6 मंथ में, और इसके कारण क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन मेंटेन रहता है, डेवलप रहता है। तो बच्चे ये है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो उसमें ऑप्शन है कि भाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो जो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स है वो करते क्या है, पेस्टिसाइड्स का मतलब ये होता है ना, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे बड़े लेवल पे हो, रोडेंट्स हो, कुछ भी हो, वो क्या करते हैं, अगर आपके ग्रेन्स को डैमेज कर रहे हैं, आपके क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं, तो उसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। किसको यूटिलाइज करना है, जैसे अगर हम इंसेक्ट को यूज कर रहे हैं, मतलब इंसेक्ट को किल करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे। ठीक है, वीड्स को अगर हमको किल करना है, वीड्स मतलब क्या होता है, खरपतवार, जो अनवांटेड ग्रास होते हैं उसको वीड्स कहते हैं बेटे, तो उसको किल करना है तो वीडीसाइड्स। अगर फंगस लग गया है किसी क्रॉप प्लांट्स में, उसको हमको किल करना है तो फंगीसाइड्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे है निमेटिसाइड्स। निमेटिसाइड्स का मतलब होता है निमाटोडा। तो निमाटोडा आप क्लास 9th में ही पढ़ते हैं, आप क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो निमाटोडा क्या है, ग्रुप का नाम है, जिसमें जैसे आपका एस्केरिस आ जाएगा, अर्थवर्म आ जाएगा, ठीक है, राउंड वर्म आ जाएगा। इन सारे जो वर्म्स को किल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो निमेटिसाइड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड्स का मतलब ये होगा रोडेंट्स को किल करना। रोडेंट्स में कौन आ जाएंगे, जैसे चूहे। ठीक है, तो उनको किल करने के लिए जो कुछ भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं केमिकल्स, उसको बोलेंगे हम रोडेंटिसाइड्स। तो ये बच्चे हैं यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जिसमें हम ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा है, तो इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंगिसाइड्स, निमेटिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स। नेक्स्ट यूज ऑफ रेसिस्टेंस वेरिएंट्स। तो बच्चे इसको रेसिस्टेंस वेरिएंट को यूज करने का मतलब ये हो गया ना कि जैसे अगर हम जब उसको स्टार्टिंग में ही उसके अंदर कल्चर करके उसकी क्वालिटी को डेवलप कर देंगे, ठीक है, या उसके अंदर हम ऐसे
केमिकल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाए, इसकी इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाए। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करें तो ह्यूमन बीइंग में हम लगाते हैं वैक्सीन बच्चों को, छोटे बच्चों को। उसी तरीके से इसके अंदर क्या होती है कि इसकी रेसिस्टिविटी को हमको क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है वाया टिश्यू कल्चर और वाया कल्चर मीडिया, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, क्रॉप हमारा प्रोटेक्ट रहेगा, डिजीज फ्री रहेगा। और ये सारे क्रॉप्स में होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ क्रॉप्स में इसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉप रोटेशन एंड अदर क्रॉपिंग सिस्टम। तो ये जो पोर्शन है ना, वो इसी पोर्शन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि जो क्रॉप रोटेशन करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल मेंटेन कर लेगा, ठीक है। और दूसरा, जैसे मान लो किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में क्या हो रहा है, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो पर्टिकुलर किसी एक प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जैसे हमने क्रॉप रोटेट किया, तो जब दूसरा प्लांट लगाएंगे तो पूरे प्लांट को वो क्या करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, एज सच पड़ा रहेगा और वो हमारा अच्छे से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है क्रॉप रोटेशन हो गया या जो भी क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग सिस्टम है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्योंकि एक रो को खत्म किया, उसको टेस्ट मिला सोयाबीन का, दूसरे रो में हमने क्या लगाया है, तो मेज लगाया है। मेज क्या करेगा, उसको पसंद ही नहीं आएगा, तो उसका फिर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मिक्स क्रॉपिंग की बात करो, तो मिक्स क्रॉपिंग में भी मान लो अगर किसी इंसेक्ट को वीट्स पसंद आ रहा है, वो वीट्स खा जाएगा, लेकिन जो हमारा मस्टर्ड है वो क्या रहेगा, बचा रहेगा, ठीक है। या हो सकता है सनफ्लावर खा गया, लेकिन जो हमारा ग्राउंड नट है वो क्या रहेगा, बचा रहेगा, क्योंकि उसको टेस्ट ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्रॉपिंग रोटेशन और अदर क्रॉप सिस्टम, क्रॉपिंग जो सिस्टम है, इससे भी हमारा क्रॉप क्या होता है, सेव होता है, प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा जो है समर प्लगिंग। समर प्लगिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे हमारे जो सॉइल होता है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस ऑटोमेटिक सॉइल के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो हमको क्या करना है कि ऐसा प्लगिंग सिस्टम यूटिलाइज करना है जिसमें सन की रेस क्या हो जाए, डीप इनसाइड जा सके सॉइल में। और जब डीप इनसाइड जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर का जो फंगिसाइड, जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे ड्यू टू सन रेज। तो इसके कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, समर प्लगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है। इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ इंसेक्ट दैट आर अटैक टू द प्लांट। मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, तो और वो किस तरीके से क्या क्या कंज्यूम करते हैं, कैसे करते हैं ना, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम चिविंग इंसेक्ट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूट, स्टेम और लीफ को क्या करते हैं, चीव करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। कौन है? तो एग्जाम्पल में ग्रास हॉपर, सब जानता है, टिड्डा इसको हिंदी में बोलते हैं, दैट इज ग्रास हॉपर, ठीक है। ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, लीफ के ऊपर होता है, लीफ को कंज्यूम कर जाता है स्पेशली। सेकंड है सकिंग इंसेक्ट। तो सकिंग इंसेक्ट का काम क्या होता है, तो जो शेल शैप होते हैं, या यूं कह लो कि जो फ्लूइड होता है आपके प्लांट के अंदर, स्टेम में या लीफ पोर्शन पे या फ्लावर पोर्शन पे, तो वहां पे ये क्या करते हैं, उस चीज को वहां से सक कर लेते हैं। एग्जाम्पल में एफिड्स। अगर आप एफिड्स को देखोगे तो ये तुम्हारा ऑर्थोपोड्स की फैमिली की तरह रहेगा, मतलब उनके 4-6 पैर रहेंगे आराम से, और वो फ्लाइट करते हुए रहेंगे, मतलब ग्रीन कलर के होते हैं, बग जिसको बोल सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है, जिसको माहो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बोरर इंसेक्ट। बोरर इंसेक्ट का मतलब वो होल करते हैं और उसमें से क्या करते हैं, मटेरियल को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बोरर इंसेक्ट्स में क्या आ जाएगा, शुगर केन बोरर, जैसे गन्ने का पेड़ होता है उसको क्या करते हैं, होल करते हैं और वहां से वो शक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ इंसेक्ट दैट आर गोइंग टू अटैक ऑन द प्लांट एंड परफॉर्म देयर एक्टिविटीज एंड डैमेज अवर क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो टाइप्स ऑफ वीड्स आ रहा है। तो वीड्स क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं बेटे। किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो वो उसके लीफ के पैटर्न के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे नैरो लीफ वीड्स भी आपको देखने को मिलते हैं और ब्रॉड लीफ जो है वीड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो नैरो लीफ वीड्स होते हैं उसमें क्या आ गया, तो वाइल्ड सारगम, ये क्या है, एग्जांपल है। और इसकी पिक्चर आप जो है गूगल से देखेंगे, ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है बहुत थिनर ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पतली सी एकदम स्ट्रक्चर होती है, इससे भी पतली होगी, इसमें मान के चलो 2 बना दो आप, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पे जो ब्रॉड लीफ होता है एमरैंथस, एमरैंथस तो आपने देखा भी होगा, तो एमरैंथस विरिडिस, ये क्या है, नाम है आपके प्लांट की लीफ का, ठीक है। तो एमरैंथस विरिडिस देखेंगे तो ये भी क्या है, अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स ही है। तो उसकी जो लीफ होती है वो ब्रॉडर होती है, चौड़ी चौड़ी होती है। तो इन दोनों का डायग्राम को आप गूगल से सर्च करके देखेंगे कैसा दिख रहा है, ठीक है।
तब वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि वीड्स जो लीफ की वैरायटी होती है कैसी होती है। अब नेक्स्ट हमारा जो होता है वीड्स कंट्रोल की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने टाइप्स ऑफ वीड्स देखा कैसा होता है, अब कंट्रोल पे आ जाते हैं। तो जो कंट्रोल करेंगे सबसे पहली बात हम क्या कर लेंगे, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड का मतलब मशीन से हम उसको यूटिलाइज करेंगे। कैसे वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हमने टर्निंग लूजनिंग करा दिया, प्लगिंग करा दिया, क्या होगा, वीड्स ऊपर आ जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैकेनिकल मेथड। कल्चरल मेथड, कल्चरल मेथड में हमने कल्चर कर दिया। कल्चर कैसे करेंगे, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सिस्टम है, मतलब सिस्टम वहां पे क्या कर दो, पानी भर दो सिस्टमैटिकली, ज्यादा से ज्यादा पानी भर दो, सड़ जाएगा आपका वीड्स। दूसरा प्लगिंग टिल्टिंग करा दो, उससे भी आपके वीड्स खराब हो जाएंगे। प्रॉपर अमाउंट में उसमें फर्टिलाइजर मैन्योर से यूटिलाइजेशन कर दो, जिसकी गर्मी से वीड्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। थर्ड केस आता है केमिकल मेथड। बहुत सारे केमिकल्स मार्केट में पड़े हुए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंगिसाइड्स, निमेटिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स। ये क्या है, ये केमिकल्स ही तो हैं जो कंट्रोल करते हैं वीड्स को। वीड्स को कैसे करेंगे, वीडिसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बायोकेमिकल्स। तो बायोकेमिकल्स का मतलब जो केमिकल बनेगा वो किससे बनेगा, तो नेचुरल चीजों से बनेगा। ठीक है, एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट से बनेगा। इस बायोकेमिकल्स में आपका आ सकता है बेटे, यूज कर सकते हैं हम, जैसे बायोकेमिकल्स में ऐश, ठीक है, जो राख होती है ना, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम। ड्राई लीव्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को हम बायोकेमिकल्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, क्योंकि प्लांट प्रोडक्टिविटी का लास्ट पार्ट है। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ग्रेन। क्या क्या फैक्टर जो है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में, तो सबसे पहला स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में आ सकता है कि बायोटिक फैक्टर मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी हमारे स्टोरेज को गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, लग गया, हमारा ग्रेन्स खराब हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन खराब कर सकता है, एबायोटिक फैक्टर। हो सकता है मॉइस्चर लग जाए, ठीक है, हो सकता है सन की रेज ज्यादा पड़ जाए, उसके कारण ड्राई हो जाए, खराब हो जाए हमारा। ठीक है, तो मॉइस्चर है, वाटर है, एयर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एबायोटिक फैक्टर है, जो हमारे क्या करते हैं, ग्रेन्स को डैमेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा बायोटिक फैक्टर में लिविंग थिंग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे में फंगिसाइड्स, फंगस भी लग सकता है, तो उसको हमको बचाने के लिए फंगिसाइड्स को यूज करना पड़ेगा स्टोरेज में भी। इसके बाद रोडेंटिसाइड्स को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि चूहे खा सकते हैं हमारे क्रॉप्स को। ठीक है, वहां पे भी हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। निमेटोड्स हो सकता है वहां पे हूँ, ठीक है, तो उसको भी हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से बायोटिक फैक्टर को भी हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको प्रिवेंशन मेजर्स, क्या क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं इसको बचाने के लिए। सबसे पहला ड्राइंग, भाई जो हमारा क्रॉप्स है, जो हमारा ग्रेन्स है, उसको क्या करना, पूरी तरीके से सुखा देना है, तभी ये काम करेगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, साफ सफाई बहुत जरूरी है। जहां पे भी आपका क्रॉप्स रख रहे हो, जहां पे भी आप अपना ग्रेन्स रख रहे हो, क्यों, साफ सफाई नहीं होगा ना, तो तुरंत के तुरंत वहां पे आपको फंगस, निमेटोड्स, रोडेंट्स, ये सारे के सारे ग्रो कर जाएंगे। और ग्रो करने का मतलब तुरंत के तुरंत कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर स्टोरेज। जिस जगह पे आप उसको स्टोर कर रहे हो ना, उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ बहुत बेहतरीन होना चाहिए। मतलब प्रॉपर अमाउंट में सन रेज भी आनी चाहिए, मॉइस्चर का कहीं से कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। दूसरा चीज ये कि कहीं भी किसी तरीके से बहुत ज्यादा इरिटेटेड नहीं होना चाहिए, ताकि मॉइस्चर अंदर घुस जाए। ठीक है, तीसरा इंसेक्ट रिपेलेंट होना चाहिए, और सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि जो है इससे आपके रोडेंट्स, फंगस, निमेटोड्स, ये सारी चीजें एंट्री ना कर पाए। ठीक है, तो इसलिए जो है, जो आपका स्टोरेज का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होना चाहिए, इंप्रूव्ड होना चाहिए, डेवलप्ड फॉर्म होना चाहिए, नहीं कि बस ऐसे ही घर बना दिया, रख दिया। ठीक है, लास्ट में आता है कि भाई ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो कैसे मेंटेन करें, तो ड्यू टू केमिकल्स। भाई उस ग्रेन्स में आप केमिकल्स डाल दो, छिड़काव कर दो केमिकल्स का, स्प्रिंकलिंग, उससे आपका कंट्रोल हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मेंटेन रहेगा। दूसरा फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है धुआं, देखा होगा, जैसे अभी क्या है, रेनी सीजन चल रहा है ना, तो मच्छर जो होते हैं बहुत लगते हैं इस समय, उसको हमको क्या करना है, रिलीज करना है, डिक्रीज करना है, हटाना है। तो देखा होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से चलता रहता है सिस्टम, गाड़ियां चलती हैं, धुएं निकलते हैं, तो फ्यूमिगेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, और लास्ट टॉपिक इसमें जो बच गया है, एडिंग प्लांट्स प्रोडक्ट। तो ये तो घर में भी करते हैं,
जो आपकी नीम की पत्तियां होती हैं ना उसको सुखाते हैं और सुखा करके आपके ड्रम में या जो भी स्टोरेज की जगह है ना वहां पे उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो केवल नीम की पत्तियां नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ट्राई लीव्स को हम यूटिलाइज कर लेते हैं वहां पे, जिससे क्या करते हैं हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इस स्टोरेज में आपने क्या देखा, फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे ग्रेन्स को खराब कर सकते हैं। दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो बाय दिस वे। और उसके बाद अगर प्रिवेंट करने के बावजूद भी अगर हो जा रहा है, मतलब डैमेज हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल के लिए ये हमारे 2 स्टेप्स, मेजर 2 स्टेप्स हैं, बाकी तीसरा भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये होल पार्ट है प्लांट का। नेक्स्ट जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री।